तो आज हम सीखेंगे ए प्रियोरा एल्गोरिथम के बारे में। ए प्रियोरा एल्गोरिथम जो है वो एसोसिएशन रूल माइनिंग में यूज़ होता है और एसोसिएशन रूल माइनिंग जो है वो मशीन लर्निंग के बिज़नेस के साइड के एप्लीकेशंस में यूज़ होती है। बिज़नेस साइड यानी कि जब हम शॉप्स में कोई भी शॉपिंग करते हैं, तो हर बार जब हम कोई परचेज़ करते हैं तो हमारी एक ट्रांज़ैक्शन बनती है। तो उन ट्रांज़ैक्शंस की डेटा से हम पता करते हैं कि क्या कोई इंटरेस्टिंगनेस है। इंटरेस्टिंगनेस यानी क्या किसी एक आइटम से दूसरे आइटम की सेल पे कुछ असर हो रहा है या फिर एक आइटम को खरीदने के बाद दूसरे आइटम की खरीदने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है या घटती है। ऐसी-ऐसी रूल्स जो है हम बना सकते हैं ए प्रियोरी एल्गोरिथम में और ये जो है ये शॉप्स यूज़ करती है ताकि वो अपने सेल्स को बढ़ा सके। ठीक है? तो मैं इसके बारे में आपको आज पढ़ाने वाला हूँ और अब हम शुरू करते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि व्हाट इज़ एसोसिएशन रूल माइनिंग। एसोसिएशन रूल माइनिंग के बेसिक मेजर्स यानी कुछ मैथमेटिकल टर्म्स जो हम यूज़ करते हैं चेक करने को कि क्या हमारा रूल स्ट्रॉन्ग है या नहीं, मतलब कि क्या उस रूल को यूज़ किया जा सकता है या नहीं। बेसिकली उसकी एक रफ एक्यूरेसी भी मिल जाती है। फिर हम देखेंगे कि व्हाट इज़ ए प्रियोरी एल्गोरिथम। ठीक है? देन हाउ टू फाइंड फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स इन ए प्रियोरी एल्गोरिथम। जैसे कि मैंने कहा था, हम ट्रांजैक्शन की डेटाबेस से हम रूल्स बनाते हैं, तो उन रूल्स के लिए हमें फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स चाहिए होता है। तो वो कैसे बनाते हैं हम वो देखेंगे। फिर हाउ टू क्रिएट अ रूल यूजिंग ए प्रियोरी एल्गोरिथम। तो मैंने कहा था ना कि हम इंटरेस्टिंगनेस के हिसाब से रूल बनाते हैं, तो वो रूल्स कैसे बनते हैं और वो कैसे दिखते हैं मैं आपको बताऊंगा। फिर एक न्यूमेरिकल ए प्रियोरी एल्गोरिथम पे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ताकि आपको उसकी कैलकुलेशन समझ जाए। ठीक है? तो एक हम छोटा सा एग्जांपल देखेंगे उसके लिए लास्ट में। प्रैक्टिकल रेलेवेंस ऑफ ए प्रियोरी एल्गोरिथम। एक आध दो एग्जांपल्स हैं मेरे पास जो मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ कहाँ यूज़ हो सकती है ए प्रियोरी एल्गोरिथम। ओके, तो अब शुरू करते हैं। तो association rule mining. It is a process of finding frequent patterns, associations, and correlations or causal structures among sets of items in transactional databases. तो बेसिकली जब हम शॉपिंग करने जाते हैं तो हमारी एक परचेज में एक ट्रांजैक्शन बन जाती है। तो ऐसे अगर हम बहुत सारे ट्रांजैक्शन साथ में बनाएंगे तो हम उनमें थोड़े पैटर्न्स निकाल सकते हैं। पैटर्न्स यानी कि कुछ रिलेशंस कि अगर फॉर इंस्टेंस मैं अगर टूथब्रश खरीदता हूँ तो उसके साथ-साथ मैं टूथपेस्ट भी खरीदूँगा क्योंकि वो साथ में यूज़ की जाती है। तो ये तो काफ़ी ऑब्वियस सा एग्ज़ाम्पल मैं बता रहा हूँ बट थोड़े नॉन ऑब्वियस भी हमें एग्ज़ाम्पल्स मिल सकते हैं। तो ये जो पैटर्न्स हम बनाते हैं ना, इसे एसोसिएशन रूल माइनिंग कहते हैं, ठीक है? और इन पैटर्न्स को बनाने के तरीके हम सीखने वाले हैं और ये जो पैटर्न्स हैं हम शॉप्स में यूज़ करते हैं कि अगर एक चीज़ से दूसरी चीज़ ज़्यादा बिक रही है तो हम दोनों चीज़ों को थोड़ी ज़्यादा स्टॉक में रख सकते हैं ताकि जैसे-जैसे एक आइटम खरीदते जाए, दूसरी आइटम भी बिकते जाए। ओके? एसोसिएशन रूल माइनिंग हैज़ द मोस्ट पॉपुलर एप्लीकेशंस ऑफ मशीन लर्निंग इन बिज़नेस। ये तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम यूजुअली बिज़नेस और शॉपिंग के साइड पे यूज़ करते हैं एसोसिएशन रूल माइनिंग। It searches for frequent item sets in the dataset. In frequent mining, usually the interesting associations and correlations between item sets in transactional and relational databases are found. In short, frequent mining shows which items appear together in a transaction or relation. तो बेसिकली जब हमारे पास पूरी ट्रांजैक्शंस है, पूरी एक डेटाबेस है कुछ 1000-2000 ट्रांजैक्शंस की या उससे भी ज़्यादा होती है यूजुअली, तो उनमें हम फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स निकालते हैं। फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स मतलब कौन से 2 या 3 आइटम्स या उससे भी ज़्यादा नंबर ऑफ आइटम्स हो सकता है कि वो हर बार साथ में बाय किए जाते हैं। तो मैंने जैसे कहा टूथब्रश और टूथपेस्ट, सिमिलरली पेंसिल और इरेज़र हो सकता है, पेंसिल और शार्पनर हो सकता है, पेन और उसकी रिफ़िल भी हो सकती है। तो ऐसे-ऐसे हम आइटम सेट्स बनाएँगे जो कि साथ में बिकते हैं। तो ये जो सेट्स बनेंगे हैं, इनसे हम रूल्स बना सकते हैं। तो यूजुअली द इंटरेस्टिंग एसोसिएशन एंड कोरिलेशन इन आर फाउंड। तो इंटरेस्टिंग यानी कि एक चीज़ खरीद रहे हो तो उससे दूसरी चीज़ की सेल बढ़ रही है। ऐसे-ऐसे हम स्मॉल-स्मॉल कोरिलेशंस निकालते हैं, ठीक है? तो जो शॉप्स हैं वो ये यूज़ करते हैं कि कोई डिस्काउंट अगर देना है तो साथ में दे सकते हैं इन दोनों आइटम्स पे ताकि उनकी सेल बढ़ जाए क्योंकि इनकी रिक्वायरमेंट साथ में हो। तो ऐसे-ऐसे करके हम पता कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट फ्रीक्वेंट माइनिंग शोज विच आइटम्स अपीयर टुगेदर इन अ ट्रांजैक्शन और रिलेशन। तो मैंने वही कहा कि जो आइटम साथ में खरीदी जाती है वो साथ में दिखाई जाती है, जैसे पेंसिल और इरेजर, टूथब्रश, टूथपेस्ट।
ऐसे करके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट। An association rule has two parts, an antecedent and a consequent. An antecedent is an item found within the data. A consequent is an item found in combination with the antecedent. तो बेसिकली जैसे कि मैंने कहा, एसोसिएशन रूल माइनिंग में हम रूल्स बनाते हैं। तो उन रूल के ना दो पार्ट होते हैं। पहला होता है एंटीसीडेंट और दूसरा होता है कॉन्सिक्वेंट। तो एंटीसीडेंट जो होता है वो हम पहले चेक करते हैं कि क्या ये आइटम खरीदा जा रहा है। अगर हाँ, मतलब इफ़ यस, तो हम कॉन्सिक्वेंट ढूंढते हैं कि अगर एंटीसीडेंट खरीदा जा रहा है तो कौन सा आइटम है जो कॉन्सिक्वेंट बन सकता है कि एंटीसीडेंट को बाय किया जा रहा है और उसके वजह से कॉन्सिक्वेंट को भी बाय किया जा रहा है। ठीक है, तो वही लिखा है कि एन एंटीसीडेंट इज एन आइटम फाउंड विद इन द डेटा। तो हम चेक करते हैं कौन सा आइटम खरीदा जा रहा है। और कॉन्सिक्वेंट इज एन आइटम फाउंड इन कॉम्बिनेशन, मतलब अगर एंटीसीडेंट को बाय किया जा रहा है तो कौन सा आइटम ऐसा है जिसकी सेल एंटीसीडेंट के सेल से बढ़ रही है या घट रही है। ठीक है, उसे कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। तो इसे जब डिनोट करते हैं हम ऐसे लिखते हैं, ए इम्प्लाइज बी या ए एरो बी। तो ए जो होता है एंटीसीडेंट और बी होता है कॉन्सिक्वेंट। इफ़ ए देन बी, यानी कि अगर ए खरीदा जा रहा है तो उसका इम्प्लीकेशन है कि बी भी खरीदा जा रहा है। तो इस तरह से हमारे रूल्स बन जाते हैं। ओके, बेसिक मेजर्स इन एसोसिएशन रूल माइनिंग। तो अब हम देखेंगे कि किस तरह से हम बता सकें कि क्या कोई रूल स्ट्रॉन्ग है या वीक है। स्ट्रॉन्ग यानी कि उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होगी, वीक मतलब कम होगी। स्ट्रॉन्ग यानी कि उसे कंसिडर करना चाहिए, वीक मतलब नहीं कंसिडर करना चाहिए। तो इन्हें निकालने के कुछ मैथमेटिकल टर्म्स होते हैं, तो अब हम वो देखेंगे। सबसे पहला टर्म है सपोर्ट। दिस measure gives an idea of how frequent an item set is in all the transactions. Value of support helps us identify the rules worth considering for further analysis. If an item set happens to have very low support, we do not have enough information on the relationship between its items and hence no conclusions can be drawn from such a rule. तो बेसिकली सपोर्ट जो है वो दिखाता है कि जो टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस में है उसमें जब हम कोई पर्टिकुलर रूल लेते हैं ए इम्प्लाइज बी या एक्स इम्प्लाइज वाई, तो उसमें से उस रूल की परसेंटेज कितनी है, यानी कि उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, आप बोल सकते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि सपोर्ट इज ऑफ अ पर्टिकुलर रूल ए इम्प्लाइज बी इज 60%, यानी कि अगर 100 ट्रांजैक्शन है तो 60 ऑफ दोज ट्रांजैक्शंस में ये दोनों आइटम साथ में आए हैं। टोटल ट्रांजैक्शंस में से सपोर्ट परसेंटेज में वो रूल दिखा जा रहा है। ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर सपोर्ट कम है तो मतलब कि वो 100 जो अगर मैंने 100 या 1000 ट्रांजैक्शंस लिए हैं तो उसमें बहुत कम में वो रूल दिख रहा है, और इसका मतलब कि वो रूल ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है और हमें उसे यूज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है, वी डू नॉट हैव इनफ इन्फॉर्मेशन ऑन द रिलेशनशिप एंड हेंस नो कंक्लूजन्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम सच अ रूल। तो ऑब्वियसली अगर सपोर्ट कम है तो वो बहुत कम दिखा जा रहा है रूल, और हमारे पास उस पर कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि हम बता सके कि हाँ ये स्ट्रांग हो सकता है या वीक होगा आगे जाके। तो सपोर्ट की फॉर्मूला है सपोर्ट ऑफ एंटीसीडेंट गिविंग कॉन्सिक्वेंट इज इक्वल टू ट्रांजैक्शंस कंटेनिंग बोथ ऑफ देम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस। तो ये फॉर्मूला आप नोट कर दीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आपको इसके अलग वेरिएशंस मिलेंगे फॉर्मूला के, जो बताएगा कि इट इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, बट ये मैं प्रेफर करते हैं, थोड़ा सिंपल तरीका है। तो इस फॉर्मूला को याद रख लीजिए, सपोर्ट इज इक्वल टू ट्रांजैक्शंस कंटेनिंग बोथ अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस। तो वही हो गया कि फ्रैक्शन हो गया, 100 ट्रांजैक्शन में से कितने ट्रांजैक्शंस में ये रूल दिख रहा है, उस तरीके का। फिर आता है कॉन्फिडेंस पे। दिस measure defines the likeliness of occurrence of consequent on the cart given that the cart already has the antecedents. Technically, confidence is the conditional probability of occurrence of consequent given the antecedent. तो बेसिकली कॉन्फिडेंस क्या कहता है कि अगर मेरे पास कोई एक रूल है ए इम्प्लाइज बी, तो अगर कॉन्फिडेंस 60% है तो ऑफ लेट्स से कि 100 ट्रांजैक्शन ऐसी है जिसमें ए आ रहा है, तो 60% कॉन्फिडेंस मतलब उन 100 में से 60 ट्रांजैक्शंस में ए के साथ बी आ रहा है।
तो बेसिकली वो होता है कॉन्फिडेंस कि इट इज़ द अकरेंस ऑफ कॉन्सिक्वेंट ऑन द कार्ड गिवन दैट कार्ड ऑलरेडी हैज़ द एंटीसीडेंट। मतलब अगर ए ऑलरेडी खरीदा जा चुका है 100 बार, तो इसका ये मतलब कि कॉन्फिडेंस परसेंट ऑफ दोज ट्रांजैक्शंस कंटेनिंग ए में बी भी है। तो ये है कॉन्फिडेंस। तो कॉन्फिडेंस की फॉर्मूला है ट्रांजैक्शंस कंटेनिंग बोथ एक्स एंड वाई अपॉन ट्रांजैक्शंस कंटेनिंग एक्स। इसका अलग फॉर्मूला आपको मिलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई गिवन एक्स, जो हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं ना, वो उस तरह की भी इसकी फॉर्मूला हो सकती है। आप वो यूज़ कर सकते हैं या फिर ये मुझे ज़्यादा ईजी लगता है, तो मैं ये वाला यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, तो ये भी नोट कर दीजिए, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये था कॉन्फिडेंस, ट्रांजैक्शन कंटेनिंग बोथ अपॉन ट्रांजैक्शन कंटेनिंग एक्स। तो बेसिकली ये एक्स में कितने ट्रांजैक्शंस में वाई है, बस वही बता रहा है। ठीक है, अगर 100 ट्रांजैक्शन में एक्स है और अगर 60 में एक्स और वाई दोनों हैं, तो उसकी कॉन्फिडेंस 60% हो गई। लिफ्ट, दिस मेजर डिफाइंस कोरिलेशन बिटवीन एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट। तो ये जो है ये बता सकता है कि क्या ए और बी के बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन है, यानी कि अगर ए को खरीदा जा रहा है तो इसका मतलब बी भी बाय किया जाएगा। अगर नेगेटिव को कोरिलेटेड है तो अगर ए को खरीद रहे हैं तो बी को नहीं खरीद रहे। तो प्रोबेबली ऐसा हो सकता है कि कंपीटिंग प्रोडक्ट्स हो सकते हैं वो। तो इसकी फॉर्मूला है ट्रांजैक्शंस कंटेनिंग बोथ एक्स एंड वाई अपॉन ट्रांजैक्शंस कंटेनिंग एक्स डिवाइडेड बाय फ्रैक्शन ऑफ ट्रांजैक्शंस कंटेनिंग वाई। तो इसका जो न्यूमरेटर है ये बेसिकली कॉन्फिडेंस ही है इस रूल का। ये देख लीजिए, बोथ एक्स एंड वाई अपॉन एक्स, बोथ एक्स एंड वाई अपॉन एक्स। तो कॉन्फिडेंस ऑफ द रूल डिवाइडेड बाय फ्रैक्शन ऑफ ट्रांजैक्शंस कंटेनिंग वाई। फ्रैक्शन मतलब वाई की प्रोबेबिलिटी कितनी है पूरे डेटा सेट में। ओके, तो इसका मैं आपको समझाऊंगा प्रॉपर्ली, आगे जाके एक न्यूमेरिकल है हमारे पास। तो हम लिफ्ट की वैल्यू के 3 केसेस लेते हैं। अगर इक्वल टू 1 है तो दोनों जो है एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट वो इंडिपेंडेंट है। अगर ग्रेटर देन 1 है तो पॉजिटिव कोरिलेशन है, और अगर लेस देन 1 है तो नेगेटिवली कोरिलेटेड है। तो ये है लिफ्ट मेजर। तो ये फार्मूला भी नोट कर लीजिए, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ओके, तो ये है लिफ्ट। तो अब एक एग्जांपल देखेंगे। तो फॉर दिस डेटा सेट ए बी सी डी ई एफ जी आर आइटम्स दैट आर अवेलेबल फॉर परचेज, 1 मीन्स बॉट एंड 0 मीन्स नॉट बॉट। तो बेसिकली ये मेरे सारे ट्रांजैक्शंस हैं और मैं 1 2 3 4 5 6 7 आइटम है अवेलेबल, और मैं देख रहा हूँ कि कब कौन सी आइटम खरीदी गई है कौन से ट्रांजैक्शन में। तो अगर कोई पर्टिकुलर जगह पे 0 लिखा है मतलब वो उस ट्रांजैक्शन में नहीं खरीदी गई है, 1 लिखा है तो खरीदी गई है। तो पहले ट्रांजैक्शन में ए नहीं खरीदा है बट बाकी सारे खरीदे गए हैं। ये इस ट्रांजैक्शन में वापस से ए नहीं खरीदा है, बाकी सारे खरीदे गए हैं। इस ट्रांजैक्शन में सिर्फ ए बी और सी खरीदे गए हैं, बाकी और डी और एफ भी, बाकी 3 नहीं खरीदे गए हैं। तो ये है टेबल का मतलब। 1 यानी कि उस ट्रांजैक्शन में उस आइटम को खरीदा गया है, 0 यानी कि नहीं खरीदा गया है। तो अब इस टेबल से लेट्स रिमूव सपोर्ट, कॉन्फिडेंस एंड लिफ्ट। तो सपोर्ट की फॉर्मूला थी ट्रांजैक्शंस विद बोथ एक्स एंड वाई अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस। तो यहाँ पे सी और डी है। तो सी और डी साथ में कितने ट्रांजैक्शन में है गिनते हैं। जहाँ पे भी ये येलो बॉक्स है उन सारे में साथ में आ रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो न्यूमरेटर हो गया 8। और कितना एंड टोटल ट्रांजैक्शंस अब निकालने हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। सो डिनोमिनेटर हो गया 15। ओके, तो इसकी सपोर्ट है 8/15। अब आते हैं कॉन्फिडेंस पे। कॉन्फिडेंस की फॉर्मूला थी ट्रांजैक्शंस कंटेनिंग बोथ एक्स एंड वाई अपॉन दोज कंटेनिंग एक्स। तो न्यूमरेटर मेरा सेम ही होगा 8, क्योंकि यहाँ पे हमने निकाला था ऐसा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ 8। अब अपॉन नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कंटेनिंग एक्स, तो यहाँ पे एक्स जो है वो सी है। तो सी कितनों में आ रहा है, वो ग्रीन वाले हैं सारे, यहाँ पे मैंने मार्क किए हुए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इसकी कॉन्फिडेंस हो गई 8/11।
तो इसका एक्चुअल मतलब है आउट ऑफ 15 ट्रांजैक्शंस 8 आर शोइंग द रूल। इसका है आउट ऑफ 11 ट्रांजैक्शंस कंटेनिंग सी 8 ऑफ देम आल्सो कंटेन डी। अब लिफ्ट निकालते हैं। लिफ्ट मैंने कहा था यहाँ पे जो न्यूमरेटर है इट इज एज गुड एज कॉन्फिडेंस ऑफ द रूल, बिकॉज ये देखो ट्रांजैक्शंस विद बोथ अपॉन एक्स, ये सेम फॉर्मूला। तो कॉन्फिडेंस अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई, एक्चुअली प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई। तो न्यूमरेटर में कॉन्फिडेंस आ गया 8/11। अब आते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई के लिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई इन द होल डेटाबेस अगर निकालनी है तो डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस आएंगे, वो 15 है, वो मैं ऑलरेडी यहाँ पे निकाल चुका हूँ। तो मैं यहाँ डिनोमिनेटर में 15 लिख चुका हूँ। अब गिनते हैं कितनों में डी प्रेजेंट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 टाइम्स डी प्रेजेंट है। तो मैंने यहाँ उसकी फ्रैक्शन लिख दी 11/15। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मुझे ये आएगा। इसे सॉल्व करने पे आई विल गेट 0.9917। इसका मतलब कि देयर इज अ स्लाइट नेगेटिव कोरिलेशन एंड मोस्टली ये दोनों इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से। तो ये था लिफ्ट कैलकुलेशन फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल। तो सपोर्ट में पहले गिन तो एक बार रिकैप करते हैं। सपोर्ट में पहले कितने में दोनों प्रेजेंट है, फिर टोटल। कॉन्फिडेंस में कितने में दोनों प्रेजेंट है अपॉन एंटीसीडेंट की नंबर क्या है। लिफ्ट में कॉन्फिडेंस अपॉन द प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉन्सिक्वेंट। तो ये थे हमारे 3 एग्जाम्पल। ओके, तो अब आते हैं ए प्रियोरा एल्गोरिथम पे। A priori algorithm finds the most frequent item sets or elements in a transaction database and identifies association rules between the items. The algorithm uses a bottom-up approach where frequent subsets are extended one item at once and groups of candidates are tested against the data. The algorithm terminates when no further successful rules can be derived from the data. तो बेसिकली ए प्रियोरा एल्गोरिथम में मैंने जैसे पहले कहा था कि हमें सबसे फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स निकालने होते हैं। तो बॉटम अप अप्रोच यानी कि सबसे पहले हम एक बार में जो आइटम सेट बनाएंगे स्टार्टिंग में उसमें सिर्फ एक एक आइटम भरेंगे, उसके बाद दो दो आइटम भरेंगे, उसके बाद तीन तीन आइटम भरेंगे एंड वैसे करते जाएंगे। ठीक है। और जैसे मैंने कहा था हमारे पास तीन मेजर होते हैं, सपोर्ट, कॉन्फिडेंस, लिफ्ट। हम तीनों की एक वैल्यू सेट करेंगे। अगर रूल उन वैल्यूज़ को सेटिस्फाई करेगा तो उसे हम रूल मानेंगे, वरना उसे डिस्कार्ड डिस्कार्ड कर देंगे। तो जो भी आइटम सेट्स फ्रीक्वेंसी के कंडीशन को मैच करता है हम उन्हें रखते हैं। तो पहले हमारे पास एक एक आइटम थी, फिर उन एक एक आइटम से जो भी सक्सेसफुल थे हम उससे दो आइटम का सेट बनाएंगे, फिर तीन का सेट बनाएंगे। तो ऐसे करके हम सारे रूल्स बनाएंगे और जब और रूल्स नहीं बन सकते तो एल्गोरिथम वहीं पे ख़त्म होता है और वहाँ पे हमारे सारे रूल्स मिल जाते हैं हमें। तो ये है ए प्रियोरा एल्गोरिथम। इसका बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको आगे जाके न्यूमेरिकल में आएगा कि मैं एग्जैक्टली क्या बता रहा हूँ अगर आपको नहीं समझ में आ रहा। तो सबसे पहले देखते हैं कि फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स निकालते कैसे हैं। In order to find frequent item sets, we must first define a minimum support count, which defines the minimum number of occurrences of an item set to be frequent. तो बेसिकली इसका मतलब है कि आउट ऑफ द टोटल ट्रांजैक्शंस कितने ट्रांजैक्शंस में वो रूल दिखनी चाहिए, मतलब उसका मिनिमम सपोर्ट डिफाइन करना है। अगर एक रूल सपोर्ट को क्लियर करता है तभी हम उसे हमारे कैंडिडेट सेट के बाद आइटम सेट में रखेंगे। ठीक है। Then we start at the bottom, taking one item at a time, checking for minimum support and removing items that do not satisfy. तो ये तो मैंने कहा दिया कि अगर वो सपोर्ट कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता हम उसे नहीं लेंगे। ठीक है। तो पहले एक था, तो एक की हम नंबर लिखेंगे कि आइटम ए 10 बार आ रहा है या 50 बार आ रहा है या 60 बार आ रहा है, हम वो लिखेंगे। अगर वो मिनिमम सपोर्ट सेटिस्फाई नहीं कर रहा हम उसे निकाल देंगे। तो पहले एक आइटम का सेट बनेगा, उससे हम जो भी सेटिस्फाई कर रहे हैं उससे हम दो आइटम के सेट बनाएंगे, उसके बाद हम तीन आइटम के सेट बनाएंगे और ऐसे कंटिन्यू करते जाएंगे। तो ऐसे करके हमें सारे फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स मिल जाएंगे। एंटी मोनोटोन प्रॉपर्टी। The process of finding frequent item sets in a priori works on the anti-monotone property, which states if an item set cannot pass the support test, then there is no chance that any of its supersets will pass the support test.
तो इसका मतलब ये है कि अगर मैंने कोई एक आइटम लिया ए और वो सिर्फ 20 बार दिख रही है, तो अगर मैं ए से लेके कोई भी सुपरसेट बनाऊंगा, लेट्स से ए बी या ए बी सी या ए डी एफ, तो अगर ए जो है खुद से सपोर्ट टेस्ट को पास नहीं कर रहा, तो उससे जो भी सुपरसेट बनेंगे वो भी पास नहीं करेंगे। और ये काफ़ी ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अगर ए जो है वो सिर्फ 20 बार आ रहा है, तो उसका कोई भी सुपरसेट की फ्रीक्वेंसी 20 से ज़्यादा हो नहीं सकती, क्योंकि उस फ्रीक्वेंट सेट में ए भी होना चाहिए। तो अगर ए की मैक्स काउंट 20 है, तो उसके कोई भी सुपरसेट की भी मैक्स काउंट 20 है। तो अगर ए खुद से टेस्ट पास नहीं कर रहा, तो उसका कोई सुपरसेट भी पास नहीं कराएगा उसका टेस्ट। ठीक है, तो ये है एंटी मोनोटोन प्रॉपर्टी, और ये मैंने यही बता दिया था कि अगर कोई पर्टिकुलर आइटम सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो हम उसे रिजेक्ट कर देते हैं, और उसी का बेसिस है एंटी मोनोटोन प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अब आगे जाते हैं। रूल क्रिएशन इन ए priori algorithm. To construct association rules, the algorithm considers three important factors: support, confidence and lift. ये मैंने पहले समझा दिया कि ये तीनों क्या है बेसिक मेजर्स ऑफ एसोसिएशन रूल माइनिंग में। तो हम सेम तीनों फैक्टर्स को ही कंसिडर करते हैं। As long as all three are satisfied, we can consider that a particular rule is a strong one. तो अगर मिनिमम सपोर्ट इज बीइंग satisfied, confidence is being satisfied and lift is being satisfied, तो इसका ये मतलब हुआ कि रूल स्ट्रांग है और हम उसे कंसिडर करेंगे। ओके, तो मैं होप करो कि क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे, जो भी हमने अभी तक सीखा उसे अप्लाई कैसे करते हैं। तो कंसिडर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। तो ये मेरी एक ट्रांजैक्शनल डेटाबेस है, इसमें देयर आर 9 ट्रांजैक्शंस, और ये सारे आइटम्स है जो हर ट्रांजैक्शन में खरीदी गई है। तो एज आई कैन सी देयर आर 5 आइटम्स: I2, I1, I3, I4, I5। ये मेरे 5 आइटम है टोटल में, और यही बार बार खरीदे जा रहे हैं। ओके, तो 1 में 1 to 5 खरीदा है, 2 में 2 और 4 खरीदा गया है, और ऐसे करके T9 तक दिया गया है। तो एज वी कैन सी देयर आर 9 ट्रांजैक्शंस, T9 तक जा रहा है, एंड 5 आइटम्स आर बीइंग परचेज्ड, I1 से लेके I5। तो अब ए priori एल्गोरिथम को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले मुझे डिफाइन करना है मेरा मिनिमम सपोर्ट। तो मैंने वो यहाँ लिख दिया है, मिनिमम सपोर्ट काउंट 2 यानी कि अगर कोई रूल बनना चाहिए, तो मिनिमम आउट ऑफ द टोटल वो एटलीस्ट 2 बार दिखना चाहिए। तो अगर मिनिमम सपोर्ट काउंट को मिनिमम सपोर्ट में कन्वर्ट करें, तो वो होगा 2 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ रूल्स, टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस। तो यहाँ पे 9 है, तो 2 बाय 9 होगा। बट फॉर ईज मैं सपोर्ट काउंट के टर्म में लिख रहा हूँ कि टोटल कितनी बार आने चाहिए वो। ठीक है, तो मिनिमम सपोर्ट मैंने 2 रखा है, और लास्ट में मिनिमम कॉन्फिडेंस 60%। अभी के लिए मैंने लिफ्ट की कोई वैल्यू दी नहीं है, वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा। तो अगर 60% मिनिमम कॉन्फिडेंस सेटिस्फाई हुआ, तो रूल स्ट्रांग है, और सपोर्ट काउंट 2 होना चाहिए, तभी जाके रूल स्ट्रांग है। तो ये है मेरा बिगिनिंग। अब हम शुरू करेंगे। तो अब देखते हैं स्टेप 1। स्टेप 1 इज, जैसे मैंने कहा था पहले, हमें पहले इंडिविजुअल आइटम्स को चेक करके उसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है। तो यहाँ मेरे आइटम्स है I1, I2, I3, I4 और I5। तो मैंने उन्हें यहाँ लिख दिया है इस तरह से, और उन्हें सपोर्ट काउंट दे दिया कि कितनी बार वो आ रहे हैं मेरे डेटा सेट में। तो अगर मैं गिनूँ, तो I1 कितनी बार आ रहा है, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो I1 6 बार आया। सिमिलरली अगर मैं I2 देखूंगा, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। I2 7 बार। सिमिलरली I3 जो है 6 बार आ रहा है, I4 जो है 2 बार आ रहा है, I5 2 बार आ रहा है। तो मैंने यहाँ डिफाइन किया है मेरा मिनिमम सपोर्ट काउंट जो है 2 है। तो जहाँ जहाँ 2 से कम है, उसे मैं निकाल दूंगा। अब क्योंकि यहाँ पे 2 से कम कोई नहीं है, मेरे पास सारे आ गए मेरे आइटम सेट में। तो ये है कैंडिडेट सेट, जिसमें हमें फ्रीक्वेंसी चेक करनी होती है। मिनिमम सपोर्ट बनाने के बाद, चेक करने के बाद जो बचता है उसे हम आइटम सेट कहते हैं। तो ये मेरा C1 सेट है, ये मेरा L1 सेट है। ठीक है, तो ये मेरा स्टेप 1 है। अब सिमिलर लाइंस पे स्टेप 2 करना है। स्टेप 2 में हमें C2 बनाना है यूजिंग L1। तो इससे मुझे C2 बनाना है। वी हैव टू मेक ऑल द कॉम्बिनेशंस पॉसिबल।
तो पहले क्या करना है मुझे अब देखो, क्योंकि एंटी मोनोटोन प्रॉपर्टी के हिसाब से यहाँ पे सारे जो है ये सेट पास कर चुके हैं, ये सारे मिनिमम सपोर्ट टेस्ट पास कर चुके हैं, तो इनके मैं सुपर सेट बना सकता हूँ, क्योंकि इन पे वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि उनका बेस सेट ने क्लियर नहीं किया तो उनके आगे के कोई सेट क्लियर नहीं करेंगे, ऐसा मेरा लिमिटेशन नहीं है अब। तो अब आगे के सेट बनाने के लिए जब दो बनाने होते हैं तो पहले I1 को मैं सबके साथ लूँगा, तो I1 विद I2, I1 विद I3, I1 विद I4, I1 विद I5, I1 विद I2 विद I3 विद I4 विद I5। अब ये हो गया I1। अब I2 लेते हैं। अब I2 विद I1 अगर करेंगे तो वो ऑलरेडी आ चुका है, तो हम ऊपर नहीं जाएंगे, सिर्फ नीचे जाएंगे। तो I2 विद I3, I2 विद I4, I2 विद I5, I2 विद 3, 4 एंड 5। सिमिलरली 3 के लिए I3 विद I4, I3 विद I5, वो यहाँ लिख दिया। और लास्ट में I4 विद I5। तो बेसिक रूल ऑफ थंब है कि कोई एक आइटम सेट को लेके डाउनवर्ड जाना है, अगर ऊपर जाऊंगा तो मेरा सेम सेट आएगा। एंड ऑब्वियसली I1 और I1 का सेट बना के कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि वो एक ही बार हम देख रहे हैं कि चीज़ खरीदी गई है कि नहीं। ठीक है, तो ये बन गया मेरा कैंडिडेट सेट का आइटम सेट्स। ठीक है, अब ये एक्चुअल में मेरे रूल्स है, I1 और I2, I2 और I1 और I3 रूल्स के मेरे एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट है। तो अब इनके सपोर्ट काउंट निकालने हैं। तो अगर I1 I2 का देखना है तो मुझे गिनना है कि यहाँ पे कितनों में I1 और I2 साथ में है। तो यहाँ पे एक बार हो गया, यहाँ पे 2 बार हो गया, यहाँ 3 बार और यहाँ 4 बार। तो मैंने यहाँ 4 लिख दिया। सिमिलरली I1 I3 भी 4 बार आ रहा है, I1 I4 एक बार आ रहा है, और ऐसे करके मैंने पूरा टेबल भर दिया है। ओके, तो ये मेरा कैंडिडेट सेट C2 है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं इसके हिसाब से अगर मिनिमम सपोर्ट काउंट लगाऊँ, दिस सैटिस्फाइज, ये सैटिस्फाई करता है, ये नहीं करता, तो इसे मुझे निकालना है। ये करता है, ये करता है, ये भी करता है, ये भी करता है, ये नहीं करता तो इसे भी मुझे निकालना है। ये भी नहीं कर रहा, इसे भी निकालना है, और ये भी नहीं कर रहा तो इसे भी निकालना है। तो जो भी मिनिमम सपोर्ट सैटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, उन्हें निकालने के बाद ये रही मेरी आइटम सेट L2 फाइनल वाली, जिसमें 2 वेरिएबल है। ओके, तो पहले कॉम्बिनेशंस बनाने हैं, सपोर्ट काउंट लिखना है मेन टेबल से, और फिर निकालने हैं जो भी सपोर्ट को सेटिस्फाई नहीं कर रहे। तो ये है स्टेप 2। अब स्टेप 3 पे जाते हैं। अब हमें 3 के सेट बनाने हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, अब 3 के बनाने हैं। अब जब हम 3 के बना रहे हैं, 3 और उससे ज़्यादा के जब बनाते हैं, तो अगर आइटम सेट में k एलिमेंट्स है, तो हमारे पास उसमें से k-2 मैच होने चाहिए। तो क्योंकि मैं यहाँ पे 3 आइटम्स का सेट बना रहा हूँ, तो 3-2 यानी कि जो 2 को मुझे कंबाइन करने हैं, उनमें से एक मैच होना चाहिए। उसका मतलब है, अगर मुझे यहाँ से ट्रिपल सेट बनाना है, तो एटलीस्ट वन ऑफ द आइटम्स इन द 2 आइटम सेट शुड मैच। जैसे यहाँ पे दोनों में I1 है, तो मेरा सेट हुआ I1 I2 I3। यहाँ पे दोनों में I1 है, तो सेट है I1 I2 I5। तो ये 2 मैंने आइटम यहाँ लिख दिए हैं, और अगर मैं पूरे में कंटिन्यू करूँगा तो मुझे सिर्फ I1 I2 I4 मिलेगा। एक बार देख लेते हैं। I1 I2 I3, I1 I2 I5। अब यहाँ I2 मैच हो रहा है, तो I1 I2 I3, बट ये ऑलरेडी आ चुका है। फिर आएगा I1 I2 I4। ठीक है, फिर आएगा I1 I2 I5, ये भी फिर से आ चुका है। तो इस तरीके से मैं 3 वाले आइटम सेट बना दूंगा। अब जैसे मैंने डबल वालों में सपोर्ट काउंट लिखा, इसमें भी मुझे सपोर्ट काउंट लिखना है। तो सपोर्ट काउंट इसकी 2 to 1 आ रही है। तो मिनिमम सपोर्ट जो 2 है, वो चेक करने के बाद मैं निकाल दूंगा लास्ट वाले कंडीशन को, तो सिर्फ ये बचेगा मेरे पास। तो ये मेरे आइटम सेट C3, आइटम सेट L3 और कैंडिडेट सेट C3 है। अगर मुझे 4 का बनाना है, तो 4-2 यानी कि 2 एलिमेंट मैच होने चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं 2 एलिमेंट मैच करूंगा तो मेरे पास आएगा I1 I2, यहाँ पे मैच हो रहा है, तो I3 I5। तो ये था स्टेप 3। स्टेप 4 में अभी तक जो भी स्टेप्स किए हैं वही रिपीट करने हैं। अब 3 हो गया, फिर 4 करना है, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6। अब अगर मैं कंटिन्यू करूंगा तो मैं देखूंगा कि जब मेरा सेट I1 I2 I3 I5 बनता है, तो इसकी सपोर्ट काउंट 0 है। तो इसका मतलब मेरे पास कोई आएगी ही नहीं वैल्यू। सपोर्ट काउंट उसका 2 से कम है, तो मैं उसे निकाल दूंगा, तो मेरी आगे की आइटम सेट L4 बनेगी नहीं।
ठीक है? तो रिकैप में पहले सिंगल आइटम्स देने हैं, सपोर्ट काउंट लिखना है, चेक करना है, निकालना है। फिर 2 वाले बनाने हैं I1 से, उसमें सपोर्ट काउंट चेक करना है, I2 बनाना है, I2 से I3 बनाना है, I2 से C3 बनाना है, C3 से I3 बनाना है और कंटिन्यू करते जाना है। ओके? तो सबसे पहले C1 से L1, C2 से L2, C3 से L3। तो ये रहे मेरे सारे फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स। अब मुझे रैंडमली इसमें से रूल्स बनाने हैं जो मुझे सही लग रहे, उनके सपोर्ट, कॉन्फिडेंस एंड लिफ्ट वैल्यू निकालने होते हैं। अब इन सब के सपोर्ट वैल्यूज ऑलरेडी मैंने चेक कर लिए है मिनिमम सपोर्ट काउंट के हिसाब से, क्योंकि अब इसका सपोर्ट देखूंगा तो 2/9 है, क्योंकि 9 टोटल ट्रांजैक्शन है। तो 2/9, 2/9, यहाँ 4/9, यहाँ 6/9, ये उनके इंडिविजुअल सपोर्ट्स है जो ऑलरेडी वो पास कर चुका है। तो अब मुझे कोई भी मैं रूल बना सकता हूँ, जैसे I1 implies I2, I1 as antecedent, I2 as consequent, या I2 as antecedent, I1 as consequent, और मुझे इंडिविजुअली इनके कॉन्फिडेंसेस निकालने होते हैं। तो अगर मैं ले लूँ I1 implies I2 का कॉन्फिडेंस, तो इसका कॉन्फिडेंस होगा टोटल नंबर कंटेनिंग बोथ। तो I1 I2 का 4 है सपोर्ट काउंट, तो वो मैंने यहाँ लिख दिया, डिवाइडेड बाय I1 में कितने आ रहे हैं, तो वो है 6, तो 4/6, 66%। सिमिलरली अगर मैं ये देखूंगा तो ये नंबर तो सेम ही होने वाला है, बस अब I1 की जगह I2 देखना है। तो यहाँ I2 में 7 है, तो ये हो गई उसकी कॉन्फिडेंस। अब अगर मुझे कोई 2 आइटम से एक आइटम इम्प्लाई करना है, तो सेम तरीका है। I1 I2 I3 कितनी बार आ रहा है, 4 बार, और I1 और I2 कितनी बार आ रहा है, सेम 4 बार। तो 4 बार I1 और I2 आ रहे हैं, और तीनों I1 I2 I3 साथ में 2 बार आ रहे हैं, तो 2/4 50%। रिवर्स भी कर सकते हैं, न्यूमरेटर सेम। अब देखना है I3 कितनी बार आ रहा है, I3 6 बार आ रहा है, तो यहाँ 6 लिखना है, तो उससे 33.33% आएगा। तो ऐसे करके मुझे थोड़े रूल्स चेक बनाने होंगे खुद से और चेक करना होगा। अब क्योंकि मैंने दिया था मिनिमम कॉन्फिडेंस 60%, तो सिर्फ फर्स्ट रूल एंड लास्ट रूल सेटिस्फाई हो रहा है, तो सिर्फ ये 2 स्ट्रॉन्ग रूल है मेरे पास। ओके, सिमिलर तरीके से मैं लिफ्ट कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो लिफ्ट इज इसका कॉन्फिडेंस अपॉन I2 की प्रोबेबिलिटी। तो लिफ्ट ऑफ I1 इम्प्लाइज I2 में कॉन्फिडेंस देखा है, ये था 4/6, तो मैंने यहीं पे 4/6 लिख दिया। और I2 अगर मैं चेक करूँगा तो यहाँ 7 टाइम्स आ रहा है आउट ऑफ 9, तो 7/9। सिमिलरली अगर मैं उल्टा करूँगा तो यहाँ 6 टाइम्स आ रहा है I1 की वैल्यू 6 है, तो 6/9, 0.8571। सिमिलर तरीके में मैं बाकी के लिफ्ट्स भी निकाल सकता हूँ। अगर I1 I2 I3 देखूँगा तो उसकी कॉन्फिडेंस यहाँ 2/4 थी, तो 2/4 मैंने यहाँ लिख दी। और अगर मैं सिर्फ I3 चेक करूँ तो 6 बार आ रहा है वो, तो डिवाइड बाय 6/9, तो 0.75। तो ये जितने भी मैंने एग्जांपल्स लिए हैं यहाँ पे सिर्फ लास्ट में पॉजिटिव है, बाकी सारे में नेगेटिव कोरिलेशन है। ओके, तो इस तरीके से हम लिफ्ट चेक कर सकते हैं। मैंने लिफ्ट की कोई कंडीशन दी नहीं थी, अगर आप देंगे से ग्रेटर देन 1 तो सिर्फ लास्ट रूल सेटिस्फाई करेगा। तो ये था पूरा एग्जाम्पल कि किस तरह से वैल्यूज़ निकाली जाती है और किस तरह से रूल बनते हैं। अगर वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है तो वो रूल स्ट्रॉन्ग है। जैसे मैंने 60% दी थी कॉन्फिडेंस के लिए, तो सिर्फ लास्ट वाला एंड फर्स्ट वाला सेटिस्फाई कर रहा है। अब ये तो मैंने सिर्फ 5 रूल्स बनाए हैं, आप 5 से ज़्यादा 6 या 7 और भी बना सकते हैं रूल्स, जैसे I2 गिव्स I5, या फिर I2 I5 गिव्स I1, या फिर I1 गिव्स I2 I5। इस तरह के बहुत सारे आप रूल्स बना सकते हैं। ओके, ठीक है। तो अब ड्रॉबैक दिखता है इस एल्गोरिथम का। इस एल्गोरिथम का मेन प्रॉब्लम क्या है कि इसमें हमें बार-बार डेटा को स्कैन करना पड़ता है। यहीं पे जो टेबल्स मैंने बनाए थे, ये वाले, इनके लिए मुझे बार-बार इसे स्कैन करना पड़ के मुझे चेक करना पड़ रहा है। तो अब तो हमारे पास सिर्फ 9 आइटम्स थे, 9 ट्रांज़ैक्शंस थे और 5 आइटम्स थे। बट एक्चुअल शॉप्स में अराउंड 1 लाख ट्रांज़ैक्शंस होंगे, और उनमें भी कुछ 50, 60 या उससे भी ज़्यादा आइटम्स होंगे। तो इतनी बार उसे स्कैन करना, नंबर्स निकालने के लिए, ये बहुत ज़्यादा हाई कंप्यूटेशनल पावर लेगा, और उसकी वजह से प्रोसेस बहुत स्लो है।
तो इस एल्गोरिथम का ड्रॉबैक ये है कि ये बहुत स्लो है और उसके लिए बहुत कंप्यूटेशनल पावर चाहिए होता है। अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं बताता हूँ कि वॉलमार्ट जो है यूनाइटेड स्टेट्स में एक दुकान है, वहाँ पे पता किया गया था एसोसिएशन रूल माइनिंग और एपीआरआई के थ्रू कि जब कोई बेबी के लिए डायपर्स खरीदता है तो वो बियर भी खरीदते हैं। तो इनके बीच में तो कोई रिलेशन है नहीं एक्चुअल में एज सच उनकी यूटिलिटी में, बट बिकॉज एसोसिएशन रूल माइनिंग में कॉन्फिडेंस सपोर्ट और लिफ्ट काफ़ी आ रहा था, तो इसका ये मतलब है कि वो रूल स्ट्रांग था। तो बेसिकली रूल क्या था कि डायपर इम्प्लाइज बियर, डायपर वाज एंटीसीडेंट, बियर वाज कॉन्सिक्वेंट। तो बेसिकली क्या है कि क्योंकि पेरेंटिंग बहुत स्ट्रेसफुल जॉब था तो लोग बियर लेके शाम को बियर खरीदते थे ताकि वो शाम को थोड़ा रिलैक्स कर पाए। तो ऐसे भी बहुत सारे और एग्जांपल्स हैं। तो इसका एक एप्लीकेशन क्या है कि क्योंकि मुझे पता है कि जो डायपर खरीदेगा वो बियर भी खरीदेगा, तो मैं डायपर को स्टोर के एक कोने में रख सकता हूँ, बियर को दूसरे कोने में रख सकता हूँ और उनके बीच में मैं नए-नए प्रोडक्ट रख सकता हूँ ताकि मुझे पता है कि जो कस्टमर है वो पाथ ज़रूर लेगा। तो मैं एंश्योर कर सकता हूँ कि वो सारे प्रोडक्ट देखे और अगर उसे कोई चीज़ अच्छी लगी तो वो खरीद भी सकता है। तो ऐसे हम यूज़ कर सकते हैं ऐसे रूल्स को शॉप्स में, ठीक है? तो ये था एक एग्जांपल कि लोग डायपर खरीदते थे तो बियर भी खरीदते थे। तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। थैंक यू।